Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda, an online coaching platform for various courses. My name is Karpal Singh and today we are going to deal with biology. स्टूडेंट्स, बायोलॉजी पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी जो है वो है क्या चीज़। तो बायोलॉजी जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है, बायोस एंड लॉजी। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें जो आती हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हु कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो थोड़ी बहुत वो सब यहाँ पढ़ेंगे। टर्म बायोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाई जीन बैप्टाइज डी लमार्क एंड जी.आर. ट्रिवेरनस। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर जो थी टर्म बायोलॉजी को कॉइन किया था। एंड द फादर ऑफ बायोलॉजी इज़ एरिस्टोटल। स्टूडेंट्स, अगर हम बायोलॉजी में देखें तो बायोलॉजी में टू टर्म्स इंक्लूड होती हैं, एक होती है बॉटनी, एक होती है जोलॉजी। बायोलॉजी में जब हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं और फ्लोरा के बारे में स्टडी करते हैं, तो ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं बॉटनी। वेयर एज जब हम फोना और एनिमल को स्टडी करें, ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं जोलॉजी। नेक्स्ट साथ में आता है इसमें कि हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, दैट इज थियोफ्रस्टस, वेयर एज द फादर ऑफ जोलॉजी इज अगेन एरिस्टोटल। ये तो हो गया कुछ छोटे से टर्म्स। साथ ही में एक छोटी टर्म आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कहती है स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी बायोलॉजी है जिसमें हम डील करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। जब हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। फॉर एग्जांपल, आपकी इंटेस्टाइन में ई कोलाई प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एवी लुवेनहुक ने, इसीलिए कभी कभी ने फादर, कई बुक्स में देखोगे आप तो एवी लुवेनहुक को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मैक्सिमम बुक में ऐसा लिखा जाता है द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज़ लुइस पास्चर। तो ऑप्शन कोई भी आएगा, इकट्ठे एक साथ तो आपको दिए नहीं जाएंगे, कोई भी इन दो में से आएगा, आपको टिक करना है। अगेन आता है इसमें थोड़ा सा आता है कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको जो था क्या मिला था, अवार्ड्स मिले थे, नोबेल प्राइजेस मिले थे बायोलॉजी में सबसे पहले। तो सबसे पहले नोबेल लॉरेट्स जो बायोलॉजी में थे उनका नाम था एमिल वॉन बेहरिंग, जो जर्मनी से थे। नोबेल प्राइज़ उनको 1901 में मिला। किस में मिला? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला। और किस चीज़ के लिए मिला? इन्होंने डेवलप की थी सीरम थेरेपी डिप्थेरिया के लिए। ओके। सेकेंड नोबेल लॉरेट्स जो होते हैं वो थे रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने मलेरिया के लिए 1902 में ड्रग्स तैयार की थी। वेयर एज एमिल फिशर, इन्होंने भी 1902 में एंजाइम्स के जो है बनाए थे। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ की, कौन कौन सी बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट है इसमें रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, जिन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले 1665 में डिस्कवर किया दी सेल। यू ऑल नो दैट सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। साथ ही में रॉबर्ट हुक ने कुछ बुक्स भी लिखी, इनमें से इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक थी इसका नाम था माइक्रोग्राफिया। स्टूडेंट्स, माइक्रोग्राफिया के ऊपर बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पूछा जाएगा हु रोट द बुक माइक्रोग्राफिया, नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जॉन रे, जिन्होंने प्रपोज किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। एंड साथ ही में इन्होंने एक टर्म जो थी कॉइन की थी, जिसको बोलते हैं जेनरा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ जो है आगे डिटेल वाइज सब कुछ पढ़ा जाएगा। फिलहाल तो स्पीशीज़ जो है इसके बारे में आप इतना जानें कि स्पीशीज़ वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होती है और सिंपल वो इंडिविजुअल होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैरलस लीनियस, जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, और इन्होंने नॉमेनक्लेचर भी दिया था। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी जिसको हम बोलते हैं सिस्टमा नेचर, 1735 में लिखी थी। जनरा प्लांटरम 1737 में लिखी थी, और स्पीशीज़ प्लांटरम जो 1753 में इन्होंने पब्लिश करवाई थी। साथ ही में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज़ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर स्टूडेंट्स? सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये एक ऐसा टाइप का हमारे पास क्या है, नेमिंग सिस्टम है, जिसमें हम एक इंडिविजुअल के 2 नेम्स रखते हैं। पहला नेम जो होता है उसको बोलते हैं जेनरिक नेम, सेकेंड नेम को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का बोटेनिकल नेम है। मैंजीफेरा इज द जेनरिक नेम, मतलब जीनस का नाम है इसके, और इंडिका जो है इसकी स्पीशीज़ का नाम है, और स्पेसिफिक एपिथेट है।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में जीन बैप्टाइज डी लेमार्क, जिन्होंने एक बुक लिखी थी फिलोसफी ज़ोलॉजी क्यू, जो मेनली बेस्ड है किस पर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब है कि कैसे पेरेंट्स से कैरेक्टर जो है वो ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होते हैं। आगे आप डिटेल वाइज पढ़ेंगे कि कैसे जीन्स जो होती हैं, कैसे क्रोमोसोम्स जो होते हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ओके, कुछ छोटी टर्म याद रखें साथ में। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी जो थे उनका नाम था कार्ल वॉन बेयर। ओके, चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं तो उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो हमारी क्या थी इंपॉर्टेंट थियरीज थी इनको प्रपोज किया था। साथ ही में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी दैट इज़ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ 1859 में। एवोल्यूशन में इसके बारे में भी जो है डिटेल वाइज डिस्कशन हो गई कि कैसे जो थे वो गैलापागोस आइलैंड पे गए और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने कुछ चेंजेस देखी और फाइनली उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व करता है तो वो नेचुरल सिलेक्शन फिनोमेना को फॉलो करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास शील्डन एंड शिवॉन, जिन्होंने प्रपोज की सेल थ्योरी, जो ये कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ है। सेल इज़ अ बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, जी जे मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, इन्होंने प्रपोज किए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज़ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल वाइज बहुत ज़्यादा पढ़ा जाएगा। अर्नस्ट हैकल ने प्रपोज किए ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, दैट इज़ थ्योरी ऑफ रिकैप्चुलेशन 1864 में। अब व्हाट इज़ ऑन्टोजेनी? ऑन्टोजेनी का मतलब होता है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है उसके प्रोसेस को बोलते हैं ऑन्टोजेनी। तो देखो, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, इस फ्रेज का मतलब है कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करता है, ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट वो अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। इसे हम बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी और थ्योरी ऑफ रिकैप्चुलेशन। फॉर एग्जांपल, आप सभी जानते हैं जब हम ह्यूमन बीइंग की जो होती है बर्थ होता है उससे पहले जो है ह्यूमन बीइंग में टेल बोन बनना शुरू हो जाती है। दो ह्यूमन बीइंग में टेल बोन तो नहीं होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की जो क्या थे एंसेस्टर्स थे, दे पोजेसेस ह्यूमन टेल, दैट्स वाई जो है टेल यहाँ पे भी इनमें टेल बोन जो है बनती है। तो जब जब क्या हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल प्रोसेस में उसके एंसेस्टर के कैरेक्टर जो है बार बार एक्सप्रेस हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। नोआस्ची ने 1898 में डिस्कवर किया डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म्स। अब आप जब एंजियोस्पर्म्स पढ़ोगे, फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, एंजियोस्पर्म को बोलते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स और सीड बेरिंग प्लांट्स बोलते हैं। जब इनके बारे में आप पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि जैसे ही ये इनमें जो है फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन में दो टाइप के मेल गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं। एक में ट्रिपल फ्यूजन भी होती है और एक डबल फर्टिलाइजेशन होती है। सुल्टन एंड बोवेरी की बात करें तो उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया 1902 में। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये बोलती है कि जब भी जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स तो मेनली क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है। इन्हीं क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, जीन्स प्रेजेंट होती हैं और यही क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनको कैरी करते हैं और इनमें क्या होती है मियोसिस एंड माइटोसिस। ओके, डिटेल वाइज ये भी आगे बहुत ज़्यादा स्टडी करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में इन्होंने फेमस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो था बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के लिए दिया। देखो, हम अगर हम अपने सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इन्होंने ये बताया कि हमारी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। लिपिड और प्रोटीन दोनों मिलकर एक फ्लूइड मोज़ैक टाइप का क्या है नीचे प्रोवाइड करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं फॉर एग्जांपल सी में जब आइस क्यूब देखते हो ना फ्लोट करते टाइम पे, वैसे ही क्या है हमारी जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या है, इसमें लिपिड की बाई लेयर है, उसके ऊपर कौन फ्लोट कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रोटीन फ्लोट कर रहे हैं। तो इस मॉडल का दूसरा नाम भी क्या होता है, लिपिड्स और सिंपल प्रोटीन्स फ्लोटिंग ऑन द लिपिड। ओके, लिपिड सी। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइलस्टीन, सिजार एंड जी के कोहलर। 1975 में इन्होंने डिस्कवर की एक टेक्निक नोन एज हाइब्रिडोमा टेक्निक एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को भी डिस्कवर इन्होंने किया था। सी स्टूडेंट्स, हाइब्रिडोमा टेक्निक ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम दो डिफरेंट सेल्स को फ्यूज़ करवाते हैं। तो डिफरेंट सेल्स जो कभी फ्यूज़ नहीं होते हैं इनको क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स लाइक पीजी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, इनका यूज़ करके इनको फ्यूज़ कराते हैं सो दैट इनसे एक हाइब्रिड सेल बनाए दैट इज़ हाइब्रिडोमा बनाते हैं और इसके जो है इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के काम आता है। वैसे ही जैसे हम ड्रग्स को क्या करते हैं, हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी करते हैं बनाते हैं वाया हाइब्रिडोमा टेक्निक, जो कैंसर को ट्रीट करने के और कैंसर की जो ट्यूमर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के काम आता है। ओके, अभी देख रहे हैं आप कोविड-19 जो है, कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए भी जो एंटीबॉडीज़ बनाई जा रही हैं वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई जा रही हैं, मोनोक्लोनल वे से बनाई जा रही हैं। ओके, एफ फ्लेमिंग की बात करें 1929 में इन्होंने डिस्कवर की सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, किससे, फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है भाई,
पेनिसिलिन जो थी उनसे क्या चीज़ डिस्कवर हुई, पेनिसिलिन डिस्कवर हुई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्म इकोलॉजी, जो है इसको किसने कॉइन किया है, इसको कॉइन किया है रेटर ने 1868 में। बट जर्मन बायोलॉजिस्ट जो अर्नस्ट हैकल थे, इन्होंने फुली इसको डिफाइन किया कब, 1869 में। सो बोला जाता है कि इकोलॉजी टर्म जो है किसने दी, अर्नस्ट हैकल ने दी। A.G. टेंसले ने 1935 में प्रपोज किया कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट जो था वो A.G. टेंसले ने प्रोवाइड किया था। ओके, तो इकोसिस्टम क्या होता है ये भी डिटेल वाइज आपको आगे हम पढ़ा देंगे। अब सिंपल इतना सारा याद रखो, इकोसिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एबायोटिक मतलब जितने हमारे पास नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जैसे विंड होगी, एयर और ऑल दैट, और बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग बींग्स। जब लिविंग बींग्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, नॉन और सिंपल नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो बोलते हैं, वो पूरे का पूरा सिस्टम को हम बोलेंगे इको सिस्टम। अर्नस्ट मेयर जो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भैया स्पीशीज़ वो हैं, वो ग्रुप होता है पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन में, वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और वैसे ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने जैसे दिखने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म से सेपरेट भी होते हैं। ओके, थैंक्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है इसके हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.